colleague Varsha is joining in on more of these and more details. Varsha, which are the companies that could be impacted? That's the big question, isn't it? Yes, Tamanna. So, big pharmaceutical companies like Sun Pharma, Alkem Lab, Torrent Pharmaceuticals, Glenmark Pharma, these all companies are involved because these companies make this products. Who do you think decides whether you live or die? Most of you would say it's fate. But in our world, a pandemic-ridden world, it's big pharma, a bunch of companies that make vaccines and medicines. They decide who lives and who dies. And that makes them dangerously powerful. Let me explain how. So, thank you so much, Amulya ji, for joining for Let's Talk Show. तो दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अमूल्या जी एक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं और ये हेल्थ से रिलेटेड जितने भी जो बर्निंग इश्यूज हैं उनको उठाते रहते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आज के इस कमर्शियलाइजेशन के दौर में बहुत सारी इथिकल अनइथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम देखते चले आ रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जो हेल्थ रिलेटेड एक इश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अनइथिकल जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, और बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स होते क्या हैं, ये किस तरीके से किए जाते हैं और यहाँ अनइथिकल क्या है, इसके बारे में अमूल्या जी हमको बताएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इस चर्चा को लेकर के। अमूल्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए हमारे इस लेट्स टॉक शो में। रिक्वेस्ट कर तो ये मेरा है, अभी हम लोग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज को लेके एक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने पूरे अपने अस्पताल को प्राइवेट को हैंडओवर देने के लिए टेंडर निकाला है। तो फिलहाल हमारी वो लड़ाई। तो अमूल्या जी, मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है कि आपके साथ कम से कम 2 से 3 एपिसोड अलग अलग विषय पर किए जाएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको बेसिकली ये जो काम की रूपरेखा जो है वो समझ में आए और जो कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि बेसिकली समाज में आज हो क्या रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले ये जो आज का बर्निंग टॉपिक है जिसको आप हेल्थ रिलेटेड इस करके जो विषय है उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं बता दूं कि मेरी जो आंख है राइट वाली, इसमें भी कंजंक्टिवाइटिस हुआ, इसलिए मैंने चश्मा पहना हुआ है। तो हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड और जो सिलिकोसिस की आपने जो बात करी, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पहले बताइए सर कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स होते क्या हैं, जिसके बारे में हम अब बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा सिलिकोसिस के बारे में हम बातचीत करेंगे और उसके बाद देन आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू सर। जी सो बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स, देखिए कोई भी ड्रग्स जब डेवलप होता है तो उसके डेवलपमेंट के लिए पहले वो मॉलिक्यूल्स डेवलप करती है, जिसको हम न्यू केमिकल एंटिटीज या न्यू मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जब फार्मा कंपनी डेवलप करती है और उसका पेटेंट वो करती है, उसके बाद उनको 2 फेजेस होते हैं। उसके फर्स्ट फेज में एनिमल टेस्टिंग होती है, उनको कुछ एनिमल्स पे टेस्ट करना होता है, जो चूहा और बाकी कुछ खरगोश और उन पे वो करती है, और उसमें वो देखते हैं कि उनको कितना हैजार्डस है, नहीं हैजार्डस है, वो देखते हैं। उसके बाद ह्यूमन ट्रायल का फेज शुरू होता है। ह्यूमन ट्रायल का फेज 4 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 जो है वो बेसिकली बहुत कम चुनिंदा लोगों के समूह पे किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि वो एक्चुअली जो ट्रायल है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो जहरीला है नहीं है, ह्यूमंस पे कितना इफेक्ट कर रहा नहीं कर रहा है। उसके बाद फेज 2, वो ट्रायल्स ज्यादातर डेवलप कंट्रीज में होती हैं, क्योंकि वो उसका एक पूरा प्रोटोकॉल्स है और उसमें लार्जर कंपनसेशन और सारा चीज देना पड़ता है। दूसरा फेज 2 ट्रायल्स होता है, जो ज्यादा बड़े समूह में, करीब सैकड़ों के समूह में लोगों पे किया जाता है, और उसके लार्जर दुष्परिणाम और इफेक्ट्स और अलग मल्टीपल इफेक्ट्स देखे जाते हैं। वो बेसिकली डिपेंड्स करता है, जो 2 तरह के होते हैं। जो बायोमोलिक्यूल्स ट्रायल्स होते हैं वो हेल्दी वॉलंटियर्स पे होता है, जो नॉन न्यू केमिकल एंटिटीज होती है वो पेशेंट्स और जो होते हैं जो किसी ड्रग से, चाहे वो कैंसर पेशेंट्स हो, टीबी पेशेंट्स हो, हार्ट पेशेंट हो, उन पे होती है। फिर फेज 3 ट्रायल होता है, जो करीब जहाँ सैकड़ों में फेज 2 होती है, वो हजारों में होती है। और फेज 3 ट्रायल एक लार्जर ज्यादा उस पे होती है। जैसे आपने कोविड के समय में भी देखा था, जब वैक्सीन की ट्रायल्स हो रही थी, तो उस समय भी वो एक्सपेरिमेंट पे ही था और उस समय कई लोगों से कंसल्ट ली जाती है। उसके बाद वो फेज 4 में जाता है, जिसको हम लोग प्री मार्केटिंग ट्रायल्स भी बोलते हैं। तो मोटे तौर पे ये 4 फेजेस में होती हैं, और ये अलग अलग इसका जब होने के बाद उसकी जो पूरी मोनोपोली होती है उस ड्रग्स की या जो भी है, वो पेटेंट होता है, और उसका मार्केटिंग और वो उस कंट्री में जहाँ डेवलप होती है वो पूरा एक ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं, FDA होती है, CDSO होते हैं, जो पूरी इसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो इसमें फार्मा कंपनी इन्वॉल्व होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट है जिनके ऊपर उनका सबसे अहम मुद्दा है वो इन्वॉल्व होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स जो रिसर्चर जो बन जाते हैं, डॉक्टर्स बिकम ए रिसर्चर, उनका भूमिका होती है, और उसके बाद ड्रग कंट्रोलर की पूरी लार्जर भूमिका होती है। तो ये एथिक्स कमिटीज है, उनकी भूमिका होती है कि बिकॉज दे हैव टू एक्चुअली मॉनिटर द ट्रायल। तो ये सारे एस्पेक्ट पे हम लोगों ने काम करने की कोशिश की। तो ये लार्जर एस्पेक्ट है, जिसमें मार्केट एक है, जिसमें कमाई का एक हिस्सा है जिन पे होती है,
तो इसमें होता ये है कि जो बाकी सब हैं सब्जेक्ट को छोड़ के, सब एक बड़ी पैमाने पे अर्निंग्स करते हैं, ड्रग्स के उस पे करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के हमेशा अवहेलना, और हम लोग ज्यादातर क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट के राइट्स को लेके और जो बाकी पॉलिसीज को लेके काम करते हैं। बहुत शानदार तरीके से, बहुत आसान शब्दों में आपने समझा दिया कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ट्रायल्स क्या होते हैं। तो जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ह्यूमन्स होते हैं जिनके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनको सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी वो व्यक्ति जिसको दवाई दी जा रही है और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसकी लीथल डोज़ क्या है, उसके ऊपर उसके क्या परिणाम, दुष्परिणाम हो रहे हैं, उस व्यक्ति को सब्जेक्ट कहा जाता है जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। एक छोटा-सा सवाल अमूल्या जी कि ये जो साइट है, इसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मुझको जहाँ तक समझ में आता है नेशनल लेवल पे। आपने अपनी एजुकेशन के बाद आपको ऐसा क्या रियलाइज़ हुआ, किस पॉइंट पे आपने या तो किसी को देखा होगा या कुछ ना कुछ ऐसा आपके पढ़ने में आया होगा या किसी से आप मिले होंगे, दैट यू फेल्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग दिस एज अ सोशल एक्टिविस्ट और एज अ हेल्थ एक्टिविस्ट? देखिए, हम लोग हेल्थ के इश्यूज पे काम कर रहे थे, और उस समय में हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर और ये हेल्थ के लार्जर एस्पेक्ट को क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे, और डिस्कशन जो क्या हो रही थी वो देख रहे थे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ इशू पे काम कर रहे थे। और इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक प्रोजेक्ट भी था, वहाँ पे हम 2 दिन 3 दिन समय भी देता था, वहाँ देख रहा था, हॉस्पिटल समझाते रहते थे। उस समय में राजस्थान पत्रिका में एक खबर छपी कि और जो उसके जर्नलिस्ट थे विजय चौधरी, जो उस समय वो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने खबर छापी, और उस खबर में ये समझ में आया कि कोई अनुसंधान के कारण से किसी पेशेंट की डेथ हुई और कोई अनुसंधान हो रहा है। तो उस खबर के भेजने के बाद हमें लगा अनुसंधान में डेथ हो रही है, मामला क्या। खंडवा की एक शीला गीते नाम की महिला थी जो रेडियो सिंगर थी, जिनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद से 2-3 और खबरें चली, कुछ लोग वहाँ के 1-2 डॉक्टर्स थे जिन्होंने कुछ इश्यूज उठाए, और 3-4 दिन तो खबरें चलती रही, हम पढ़ते रहे। तो फिर विजय चौधरी, क्योंकि हम जानते थे तो उनसे हमारी बातचीत हुई। मैंने बोला ये सिर्फ अनुसंधान का मामला नहीं है, कुछ मामला कुछ और है, क्योंकि अनुसंधान और इसमें अंतर है। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाली उन्होंने और वो लेके आए कि देखिए ये जरा मामला है। तो हमने जब ये देखा तो हमें ये समझ में आया एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट्स था वो क्लिनिकल ट्रायल्स लिखा हुआ था। अब क्लिनिकल ट्रायल्स का हिंदी जो है नैदानिक परीक्षण होता है, आप दवा परीक्षण बोले, नैदानिक परीक्षण बोले, लेकिन उसका हिंदी में जो कंसेंट फॉर्म है या जो डॉक्यूमेंट्स थी उसमें अनुसंधान लिखा हुआ था। तो रिसर्च आप समझेंगे तो पेशेंट्स को तो होगा। तो उसके देखने के बाद हमें लगा कि ये मामला सिर्फ इंदौर का नहीं है, कुछ मामला है, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाली। फिर हम लोगों ने कुछ उस खबरों के आधार पे कंप्लेन की सरकार को, और 2010 से लेके 2011-12 तक तो हम लोग कंप्लेन कई सारे किए। कई सारे जो एमएलएज हैं, पारस अखलेचा जैसे लोग, उन्होंने क्वेश्चंस भी लगाए विधानसभा में, कई सारे डॉक्यूमेंट्स निकाली गई, और उसी के बाद से ये पूरा शुरू हुआ। हम लोग को 1.5-2 साल की लड़ाई के बाद ये लगा कि राज्य सरकार का और ये मामला नहीं है, मामला कुछ बड़ा है। उसके पहले हमने जिन लोगों से बात किया था हमें लगा था, और उसी समय में आपको ज्ञात होगा कि एचपीवी वैक्सीन की ट्रायल्स गुजरात और आंध्र प्रदेश में भद्राचलम डिस्ट्रिक्ट और उसमें हुई थी, और जिसमें ये निकल के आया था कि 14,000 लड़कियों पे ट्रायल्स किया गया था बिना उनके कंसेंट के, उनके पेरेंट्स के, हॉस्टल के वार्डन ने कंसेंट दिया था, जिसमें कि 7 लड़कियों को उसकी डेथ्स भी हुई थी, एडवर्स रिएक्शंस भी हुए थे बड़े पैमाने पे। तो ये खबरें भी उस समय चली थी। तो इसको लेके ही हमने देखा कि ये पूरा मामला जो था ये टेक्स्ट बुक में था, ये मेडिकल के टेक्स्ट बुक में या जो सो कॉल्ड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स है उनके रिसर्च में चलता था, बट पब्लिक डोमेन में नहीं था। और आप देखेंगे कि तब हम लोगों को लगा कि पब्लिक को तो पता होना चाहिए जिनके साथ हो। और उसके बाद हम लोग कुछ सब्जेक्ट से मिले। इंदौर के एक सब्जेक्ट थे श्री कृष्ण गहलोत, जिनकी डेथ हो गई, जो टेलर मास्टर थे, उनके ऊपर हुआ था, उनका लड़का ऑटो ड्राइवर था। हम उनके घर के से मिलने, और हमें ये लगा कि यार उन्होंने मुंह से गाली दिया कि इन्होंने जो है बोले जा तू घर में मर जा, ऐसा शब्द डॉक्टर ने यूज किए। उसके उनको इस बात का दुख था। तो हमें लगा कि हमने उनको आश्वासन दिया कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये कमिटमेंट श्री कृष्ण गहलोत जी की उनकी मौत हो गई, उस समय में हमने ये लिया था कि हम करेंगे, और उसी समय में हमने ये किताब एक निकाली थी। दर्शकों के लिए मैं बताऊं, ये ट्रायल ये उपनिवेशवाद का एक नया अस्त्र, ये हमने किताब निकाला, और ये लार्जर ऑडियंस को दिखाने के लिए कि किस तरीके से जो है ये इंसान जो है चूहा बन रहा है जानवरों के लिए। और गिनी पिग वर्ड यूज किया था, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने वर्ड यूज किया। तो वहां से ये मामला शुरू किया, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छे तरीके से आपने समझाया कि ये कॉज बेसिकली जो रीजन है, ये क्यों आपने ये मुद्दा लिया।
थोड़ा सा अमूल्य जी, ये इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा अगर आप बताना चाहेंगे हमको कि इंडिया एज अ कंट्री, हम थर्ड कंट्री में गिने जाते हैं, हम लोग विकासशील देश हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। तो ये जो जितने भी अप्रूवल्स होते हैं, चाहे आप जो मेडिकल पैरामीटर्स अगर आप ले लें, हाइपरटेंशन के पैरामीटर्स ले लें, डायबिटीज़ के पैरामीटर्स ले लें, या किसी भी ये जो क्रॉनिक इलनेस या डिजीज़ के पैरामीटर ले लें, उस पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ये ट्रायल्स में जो पैसा ये लोग लगाते हैं, और इनका लगाने का जो ऑब्जेक्टिव एक उद्देश्य होता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा पैसा उससे कमा सकें जब तक कि वो पेटेंटेड फॉर्म में वो ड्रग होती है। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या ओवरऑल पैराडाइम है, या किस तरीके से ये देखा जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये किस तरीके से कितना विस्तार पूर्वक है, और इसको बेसिकली अभी हम बात करेंगे और ज़्यादा कि इसको नियंत्रित करने के लिए क्या जो हमारे यहाँ जो कमिटीज़ हैं, जो ड्रग कंट्रोलर जो कमिटीज़ हैं, जो और भी जो मेडिकल से रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं, उनका क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए थोड़ी सी देर के लिए कि भारत और विश्व का परिदृश्य इस पर बारे में क्या है। देखिए, जो पूरा मामला ये पूरा था, इंडिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का 1945 में रूल्स बना, 2005 में, और तब से ये ड्रग था इंडिया में। 2005 तक फेज लैग था कि कोई मॉलिक्यूल अगर समझिए फेज 1 कहीं हो गया, उसकी फाइंडिंग्स आएगी तो इंडिया में फेज 1, या फेज 2 किसी कंट्री में हो गया, अगर समझिए किसी कंट्री ने, फाइजर कंपनी है यूएस में, उसने कोई मॉलिक्यूल डेवलप किया और उसका टेस्टिंग फेज 1 फेज 2 कर दिया, तो फेज 2 के रिजल्ट आने के बाद इंडिया में उस पर ट्रायल्स होती थी, उसके रिजल्ट आने के बाद। दैट इज कॉल्ड फेज लैग। 2005 में जब सरकार बहुत सारे प्रोग्रेसिव लॉ ला रही थी, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ ला रही थी, नरेगा ला रहा था, सब ला रहे थे, उसी समय में सरकार ने शेड्यूल वाई जो है, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक, उसका अमेंडमेंट कर, और अमेंडमेंट में एक ही अमेंडमेंट किया जो हमारी मूल लड़ाई चल रही है कि फेज लैग वाज रिमूव्ड। तो जैसे फेज लैग रिमूव्ड हुआ, इंडिया में कंकरेंट ट्रायल्स शुरू हो गए। तो जितनी बड़ी फार्मा कंपनी, 2-2.5 हजार करोड़ का पूरा ये मार्केट था उस समय में, और वो क्या हुआ कि उन्होंने सारा फेज लैग रिमूव करके इंडिया में उन्होंने ट्रायल शुरू कर दी बड़े पैमाने पे। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बात ये है, देखिए, जब ट्रायल्स करना है, ट्रायल्स मींस व्हाट, यू आर गिविंग योर बॉडी, इंटायर बॉडी। अभी ये सिर्फ ऑर्गन की बात नहीं है, आप अपनी बॉडी सौंप रहे हो किसी डॉक्टर्स को। जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो सब्जेक्ट बन जाता है, डॉक्टर्स जो हैं वो रिसर्चर बदल जाते हैं, तो राइट्स बदल जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती है। लेकिन पेशेंट तो समझता है वही डॉक्टर साहब है, हमसे कोई साइन करा लिया। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अरे आपको अमेरिका की दवाई आ रही है, आपको हम देंगे, कोई कैंसर पेशेंट है उसको आप ये बोलेंगे। तो होता ये था कि जो शेड्यूल वाई अमेंडमेंट हुआ तो उसमें 5 चीजें हुई। पहली बात हुआ कि एथिक्स कमेटी, कि एथिक्स कमेटी होगा, एथिक्स कमेटी को अप्रूव होगा, इंस्टीट्यूशन में होगा और वो काम करेगा। दूसरा था कि कंसेंट, आपको पेशेंट का, सब्जेक्ट का कंसेंट लेना पड़ेगा। तीसरा था कि देन यू हैव टू प्रोवाइड ए कंपनसेशन। देन फोर्थ वाज देयर शुड बी ए ड्रग कंट्रोलर ऑफिस, DCGI, जिनका काम था कि क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव करेंगे। और पांचवा था कि इंस्टीट्यूशन, किस इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। समझिए कि अगर MGM मेडिकल कॉलेज में हो रहा है तो वो ट्रायल MGM मेडिकल कॉलेज का साइन होना चाहिए, और उसमें एक क्लिनिकल ट्रायल एग्रीमेंट होती है। सो द एग्रीमेंट बिटवीन द फाइजर फार्मा कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मा कंपनी बनाती है उनके बीच में और इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। तो ये एक रूल था, और उसमें डॉक्टर्स जो हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनका उसमें सारा प्रोटोकॉल पैसा उसका सब दिया जाता था। तो ये तो नियम बन गया। लेकिन हुआ ये कि 2005 से लेकर 2010 तक, 10-11 तक, 12 तक मैं बोलूंगा, इंडिया में बहुत सारे ट्रायल्स हुए जिसमें एथिक्स कमेटी फेक बन गई। फेक एथिक्स कमेटी, समझिए कि इंदौर में क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव हो रहा है, नैतिक एथिक्स कमेटी अहमदाबाद में है, 7 मेंबर का पता नहीं, उनका एड्रेस पता नहीं, फर्जी बन गया। 7 आदमी कोई भी बन गया, उन्होंने करा। लॉ क्या बोलता है, एथिक्स कमेटी बनाना, उन्होंने बना। कंसेंट 15 पेज का इंग्लिश का कंसेंट फॉर्म है, हिंदी में 1 पेज का कंसेंट। आपने बोल दिया ओके मैं सहमत हूँ, मेरा कोई डाटा नहीं दिया जाएगा, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। तीसरा क्या था, कंपनसेशन, देयर वाज नो लॉ फॉर कंपनसेशन टिल 2012। 30 जनवरी 2013 तक इंडिया में कंपनसेशन का लॉ ही सरकार ने नहीं बनाई, जब क्लिनिकल ट्रायल फेज लैग रिमूव किया। आप सोचिए 2005 से 2012 तक जिनकी डेथ हुई है उनका भी वही डिस्कशन कोर्ट में मैटर चल रहा है। चौथी बात थी कि ड्रग कंट्रोलर पूरी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व थे, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में आया कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द फार्मा कंपनी, डॉक्टर्स एंड द ड्रग कंट्रोलर, एंड दे आर डूइंग दिस एंटायर क्लिनिकल ट्रायल रैकेट्स। सो ये स्थिति थी।
फिर आप अगर देखेंगे जो एग्रीमेंट्स होता था, तो क्लिनिकल ट्रायल एग्रीमेंट होता था कि डॉक्टर्स के बीच में और फार्मा कंपनी की हो गई। अगर एथिक्स कमेटी एग्रीमेंट हो रहा है इंस्टीट्यूशन के बीच में, तो डीन साइन कर रहे हैं, लेकिन पैसा जा रहा है इन्वेस्टिगेटर के पास। तो हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, वो एज ए डेस्टिनेशन यूज हो रहे हैं, उनकी इक्विपमेंट्स यूज हो रही है, लेकिन पैसा जा रहा है डॉक्टर्स को। तो ये हमने कई जगह ये सारा प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, और इन सारे को लेके हम फिर 2012 में हम सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमने जो पूरे एक एक चीज पे हमने 3 एस्पेक्ट पे काम किया। एक तो हमने काम किया कि भाई पहले तो ये लॉ बना, तो सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा करने के बाद लॉ बना 30 जनवरी 2013 को कंपनसेशन। अब जो 2005 से 2012 तक जो डेथ हुई, एंड ये पूरा चीज कॉन्फिडेंशियल चल रहा था। 2009 में पहली बार WHO के रिकमेंडेशन पे क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया बनाया गया। वेबसाइट बनाएगी कि कोई भी क्लिनिकल ट्रायल होगा, यू कैन सी कि कौन कर रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं कौन डॉक्टर कर रहा है, क्योंकि डेथ होती थी जब पेशेंट की, तो उस समय सारा उसके सबूत हटा दिए जाते। ओहो। और कोई एवरीथिंग हुआ। और सिर्फ 2022 डेथ हुई, राज्यसभा क्वेश्चन लगी थी, इसमें 22 डेथ बताया गया, तो 2005 से 2012 तक। तो हमारे पास चैलेंज ये था कि इंफॉर्मेशंस निकालें, हमारे पास चैलेंज था कि ये सारे लॉ चेंज करवाएं, ग्राउंड लेवल पे लोगों को रोकें, और ये सारे रैकेट को एक्सपोज करें। तो हमने कोर्ट के थ्रू 2013 से जो हमने किया, एथिक्स कमेटी को हमने बोला कि इंस्टीट्यूशनलाइज एथिक्स कमेटी किया जाए, और रजिस्ट्रेशन ऑफ एथिक्स कमेटी कंपलसरी किया जाए। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, स्वास्थ्य अधिकार मंच के पिटीशन के बाद इंस्टीट्यूशनलाइज एथिक्स कमेटी बनी है। 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, 5 लोग एथिक्स कमेटी बना ली, एक डॉक्टर दूसरे का अप्रूव दे रहा है, वो कमरे से बाहर जा रहा है, दूसरे का दे रहा है। फिर हमने कंसेंट को बोला कि भाई कंसेंट जो है, जो पढ़े लिखे पेशेंट नहीं है, अनपढ़ है, वो तो पढ़ ही नहीं सकते। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी की गई सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे। वीडियो रिकॉर्डिंग और 5 साल तक आपको प्रिजर्व करना है, और लोकल लैंग्वेज में, अगर मलयालम, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज में जो जानता है उसमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, पूरा कंसेंट फॉर्म ट्रांसलेशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे। DCGI चूंकि इन्वॉल्व थे, तो DCGI के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस डेवलप कर दी, एपेक्स कमेटी बना दिया। DCGI के रोल को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, और बोला कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो पूरे क्लिनिकल ट्रायल को देखे। और उसके बाद ये हुआ कि क्लिनिकल ट्रायल को एक एपेक्स कमेटी बनाई गई, 3 टायर कमेटी बनाई गई मॉनिटरिंग के लिए, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशंस पे हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एपेक्स कमेटी विल बी हेडेड बाय द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। फिर उसके अंदर टेक्निकल कमेटी बनाई, फिर उसके अंदर जो है डिफरेंट एडवाइजरी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बनाई। तो 3 लेयर बनाए गए कि कोई भी ट्रायल पहले सब्जेक्ट के पास जाएगा, फिर टेक्निकल के पास जाएगा, फिर एथिक्स कमेटी के पास जाएगा, ड्रग कंट्रोलर उसके पास। तो ये लेवल बनाई गई। फिर इतना मामला बड़ा था, इतनी डेथ हुई थी, लगभग 3 से 4,000 5,000 डेथ हुई थी, 20,000 लगभग लोगों में। अगर आप देखेंगे तो 2005 से 2012 तक अगर नंबर ऑफ एसेज जो सब्जेक्ट सीरियस एडवर्स हुए थे, 2017 तक का अगर डाटा देखेंगे तो 2012 तक का डाटा देख लीजिए, तो 13,198 लोगों का सीरियस एडवर्स रिएक्शन 2005 से 12 का एक पहला मामला। फिर हमने 5 साल बाद किया तो अभी 20,000 हो गया, अभी 25,000 लोगों पे एडवर्स रिएक्शन हुआ, मोर देन 25। डेथ का अगर आप डाटा देखेंगे तो 2005 से लेके 2017 तक अगर डेथ का डाटा देखेंगे तो डेथ में भी वैसे डाटा निकले कि कितने लोगों को मिला। तो टोटल डेथ करीब अभी 2005 से 2017 तक 5,000 लोगों के से ऊपर अधिक लोगों की डेथ हो चुकी है ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। उसको एस्टैब्लिश करने का प्रोसेस वो बोलते हैं कि ड्यू टू क्लिनिकल ट्रायल कितने हुआ, सो देयर इज नो प्रोसेस हाउ यू एस्टैब्लिश। सो ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल जितनी डेथ हुई है 5,000 लोगों पे ही कंपनसेशन मात्र 205 लोगों को। तो ये एक फेज है, और 2005 के बाद से ये डेथ अभी लगभग और 2,000 डेथ्स बढ़ गई हैं, तो 6-7,000 अभी डेथ्स हो गई। तो ये पूरा मामला था, और इसको लेके फिर रूल बना, और फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्लिनिकल ट्रायल को हिंदुस्तान में रोक दिया जनवरी 2003 में, 3 जनवरी 2013, और बोला कि नो क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया। बिकॉज हमने ये कोर्ट में आर्ग्यू किया कि ये क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज के मुनाफे के लिए हो रही है। दे आर यूजिंग इंडिया एज ए गिनी पिग्स। ग्लोबल कंपनी है, आप सोचिए फाइजर कंपनी या कोई नोवार्टिस कंपनी, ग्लेनमार्क कंपनी ले लीजिए, वो हैं रजिस्टर्ड हैं यूएस में, स्विट्जरलैंड में, कहीं पे हैं। वो अगर मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं तो वो मॉलिक्यूल उस कंट्री में डेवलप होता है, वो मॉलिक्यूल डेवलप करने के बाद वहां की FDA परमिशन देती है, इंडिया के DCGI में आते हैं, यहाँ आपको सब्जेक्ट चाहिए इसलिए आप यहाँ आते हैं,
सब्जेक्ट को 100 रुपया देते हो, आपको कोई खर्चा नहीं देते हो। उनका आपने कंपनसेशन का लॉ ही नहीं था, 2013 में कंपनसेशन का लॉ बना है, आपको पैसा भी नहीं देना है। 50,000 40,000 मुआवजा दिया था, 70,000 रुपया मुआवजा कुछ लोगों को दे दिया। और उसके बाद जब ट्रायल खत्म होती है, पूरे डाटा को लेके आप वापस अपने कंट्री में जाते हैं और वहां ट्रायल रजिस्टर करते हैं। ड्रग्स डेवलप होती है और डिस्कवर्ड एंड डेवलप ड्रग। जब ड्रग डेवलप होगी, उस ड्रग से जो मुनाफा होगा उसका टैक्स किसको जाएगा? उसका टैक्स तो उस कंट्री को जाएगा। तो इंडिया को क्या फायदा होगा? इंडिया तो यूज किया गया। इंडिया में 2005 के पहले मात्र 7 ड्रग्स डेवलप एंड डिस्कवर्ड हुए थे, लेकिन पहले डेथ नहीं हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पैरामीटर दिया कि नो फर्दर क्लिनिकल ट्रायल्स इन दिस कंट्री, हॉल्ट करवाया हम लोगों ने। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 पैरामीटर्स दिए, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस जाएगा, अनमेट मेडिकल नीड ऑफ द कंट्री। इंडिया में कालाजार ज्यादा है तो आप कालाजार पे ट्रीटमेंट करो ना। आप ऐसे पे न्यूरोलॉजिकल डिजीज पे कर रहे हो जो इंडिया में कम है, यूएस में ज्यादा है, उनकी ट्रायल आप कर रहे हो इंडिया में। आप इंडिया में टीबी पे क्लिनिकल ट्रायल करिए। तो दूसरा था अनमेट मेडिकल ऑफ द नीड ऑफ द कंट्री। दूसरा था इनोवेशंस वर्सेस एग्जिस्टिंग थेरेपी। तो जो इनोवेशंस करो, अगर आप फीवर के लिए दवाई है तो नया फीवर के लिए और दवाई क्यों जरूरत है? आप नया ड्रग डेवलप करो, नया क्या उसमें कर रहे हो? तो इनोवेशंस वर्सेस एग्जिस्टिंग थेरेपी, अनमेट मेडिकल नीड ऑफ द कंट्री, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस कि कितने रिस्क है। अब जो ट्रायल्स में अगर किसी जगह पे रिस्क हो गया, कहीं डेथ हो गई, तो यहाँ आप नहीं कर सकते हो। तो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस के लिए 3 पैरामीटर दिया। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल होगा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एपेक्स कमेटी को तीनों पैरामीटर में हर ट्रायल को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद से एक दिन में 163 ट्रायल अप्रूव कर दिया था। ये हमने डाटा रिकॉर्ड किया था। तो वहां चलता था, आप जाइए, आप बैग लेके जाइए, अप्रूवल कराइए। तो वो पूरा एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं था, ड्रग इंस्पेक्टर्स नहीं थे, क्लिनिकल ट्रायल साइट्स की इंस्पेक्शन नहीं होती थी। 2017 या 18 में जयपुर में ग्लेनमार्क कंपनी ने क्लिनिकल ट्रायल किया। वहां चूरू डिस्ट्रिक्ट के कुछ मजदूरों को बुलाया वहां के हॉस्पिटल में, और वहां आके बोला कि आपको हम हॉस्पिटल में काम के लिए ले जा रहे हैं, 500 रुपया दिहाड़ी मिलेगी। वहां ले गए उनको, और वो उनपे जाके जो मजदूर वर्ग के थे, दलित फैमिली के लोग थे, उनपे ट्रायल कर दिया। तो ट्रायल करके वहां से एक को किसी को पता चला कि यार इंजेक्शन दे रहा है, वो बेहोश टाइप का और उसको समझ नहीं है। लोग वहां से भाग के रोड पे आ गए और लोग हल्ला किया, मीडिया को पता चला तो खबर पता चली। उसके बाद हम लोग गए तो पता चला, फिर बहुत प्रेशराइज हुआ। हम लोग चूरू गांव में गए, लोगों से बात किया, कंप्लेंट्स की। उसके बाद से इंस्पेक्शन हुआ। इंस्पेक्शन में पाया गया, आप सोचिए कि 2 पेशेंट का एक ही नंबर पे 2 आईडी जनरेट हुआ था, उस पर ट्रायल में दिखाएगा। तो आप अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना पूरा ये। तो ऐसे कई उदाहरण है। पूना के हमारे पास केसेस हैं, इंदौर के हमारे पास केसेस हैं, भोपाल गैस विक्टिम्स पे ट्रायल्स हुई है, 22 लोग की डेथ हुई है भोपाल में, तो डबल वर्नरेबल पॉपुलेशन पे हुआ है। हमारे पास हैदराबाद के केसेस हैं कई सारे। फिर विक्टिम्स को हमने मोबिलाइज किया, ड्रग ट्रायल पीड़ित संघ हमने बनाई है, और विक्टिम्स को हमने बोला यू हैव टू एम्पावर फॉर योर राइट्स। और ये पब्लिक डोमेन में हमने पैम्पलेट्स, पोस्टर, क्योंकि ये इशू सिर्फ मेडिकल टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये पब्लिक डोमेन का इशू है। तो ये पूरा आप सोचिए कि एक तरीके से रायता फैला हुआ था सारे चीज को। कुछ चीजें हुई और फाइनली 2019 में ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 को ड्राफ्ट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। हम लोगों से सजेशन मांगा गया, हम लोगों ने पूरी अपनी ड्राफ्टिंग सजेशन दी है। उसमें से सरकार ने 50 to 60% माना है। अभी भी हमारी लड़ाई बाकी है, क्योंकि कई सारे हमारे कंपोनेंट नहीं माने हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे क्लैरिटी नहीं है। आप किसी प्रोजेक्ट को रिक्रूट करेंगे तो कैसे करेंगे? यूएस में तो ऐड दिया जाता है, ऐड देके लोग आते हैं। यहाँ तो आप बिना ऐड के कर रहे हो। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या बाकी कंपनसेशन के जो गाइडलाइंस है उस पर क्लैरिटी नहीं है। हाउ टू यू डिस्कम विद दैट। तो उसमें सर्टेन एस्पेक्ट जो हमारा कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो जिसपे हम लोग बेसिकली अभी कोर्ट में अभी लड़ाई चल रही है हमारी, फिर से अभी हियरिंग थी। तो ये सारे एस्पेक्ट पे कुछ चीजें कोर्ट के कारण से ये पूरी चीज में ये सुधार हुआ है, मतलब एटलीस्ट लॉ हुआ है। कोर्ट ने कहा कि पहले हम ट्रायल को ठीक करते हैं, फिर जो लोग के कंपनसेशन है उस एस्पेक्ट पे हमारे। बहुत शानदार है जी जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू द फार्मास्यूटिकल, आई कम फ्रॉम फार्मास्यूटिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल्स डॉक्टर्स को बताते हैं, यू नो, तो वहाँ पर सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। एंड हाउ मेनी सब्जेक्ट इट हैज बीन डन, यू नो, द क्लिनिकल ट्रायल फेज 4 फेज 3 की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर ये जो सब्जेक्ट हैं जो इंडियन पॉपुलेशन को लोग यूज करते हैं, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, गिनी पिग।
राइट। तो ये बताइए अमूल्य जी, इंडिया में आर वी रियली वेरी लीनियंट? बहुत हम लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, एज कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्री और अमेरिका की जब हम बात करें, यूएस एफडीए है, डीसीजीआई, क्या बहुत लीनियंट है? क्या गवर्नमेंट को वास्तव में इसके लिए और ज्यादा सख्त रूल, या हमारे यहाँ रूल ही नहीं है कुछ भी? जब कोई चीज हमारे संज्ञान में आती है उसके बाद में हम सोचते हैं कि या आप जैसे लोग कुछ लेकर के आते हैं मुद्दों को, तब गवर्नमेंट जागती है और सोचती है कि इसके बारे में कुछ करना है। देखिए, 3 चीज है इसमें। एक चीज है लॉ, हम्म। दूसरा है लॉ का इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जी। और तीसरी बात है कि जहां जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वहां के इश्यूज क्या है। तो जब आप लॉ बनाते हैं तो लॉ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि और लॉ के साथ साथ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी आपको साथ में रखनी चाहिए कि इन्फोर्समेंट कैसे हो। जैसे कितने क्लिनिकल ट्रायल इंस्पेक्शन होना है, ये तो सीडीएसओ को करना है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को। अब वो बोल रहे हैं हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर नहीं है, तो आपके पास अगर इंस्पेक्टर नहीं है तो इंस्पेक्शन कैसे करोगे? और तीसरी बात है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की। मेडिकल लॉ भी एथिक्स से जुड़ा हुआ है, यहाँ अनएथिकल प्रैक्टिस की। आप नहीं मानेंगे कि इंदौर के जो बेस्ट डॉक्टर थे, जिनका नाम है, जिन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की रिपोर्ट है मध्य प्रदेश सरकार की, जिसमें 6 डॉक्टर अपूर्व पुराणिक, डॉक्टर अनिल भरानी, डॉक्टर अशोक वाजपेयी जैसे लोग, पुष्पा वर्मा ना, हेमंत जैन, ये पीडियाट्रिशियन है, एक्सपर्ट्स ये लोग। ये जो 6 बड़े डॉक्टर्स हैं, इन लोगों ने बेसिकली 5 करोड़ से अधिक रुपए कमाए क्लिनिकल ट्रायल से। ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की डिपार्टमेंट में इंक्वायरी चल रही है। कई सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इन्वॉल्व है, जो मोस्ट एथिकल डॉक्टर्स हैं ज्यादा इन्वॉल्व है। कई सारे अच्छे भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। हम लोगों पे आरोप लगा कि आप लोग जो है डेवलपमेंट के खिलाफ। हमारे पर फार्मा कंपनी ने भी आरोप लगाया, डॉक्टर्स ने भी आरोप लगाया, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं कई सारे। हमने ये बोला कि भाई हम तो इसको सिर्फ साफ करना चाहते हैं। हम तो बोल रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वी आर नॉट डिस्ट्रक्शन, बट हम बोल रहे हैं ठीक तो कर लो। अगर आप देखिए कि जो इंडिया में 2005 से 12 तक जो चल रहा था, वो तो ऐसे ही चल रहा था, पूरी लीनियंट थी, क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट के राइट्स मैटर ही नहीं करते। 2013 के बाद इट इज ओनली ड्यू टू क्लिनिकल ट्रायल्स पिटीशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जस्टिस लोधा हु वाज डीलिंग दिस केस, जिन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय दिए। और पूरे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अगर आप देखेंगे तो पूरे रूल जो चेंजेस हुए हैं, आज एथिक्स कमेटी की कुछ ट्रांसपेरेंसी आई है, ये कोर्ट में जाने के बाद है। जो लोग एथिक्स कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, इसमें मैं तो बोलता हूँ सभी लोग हैं दोषी इसमें, कि जो मेंबर बन गए उनका भी तो काम है एथिक्स कमेटी के मेंबर का। वो तो कुछ एकाध तो इंडिपेंडेंट मेंबर है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हैं? हम लोग तो एक्टिविस्ट है, इसलिए हमने एक मंच के थ्रू ये पूरा मामला उठाया। कई सारे लोग, हम लोग तो ठीक है, हम लोग मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बट मेडिकल एथिक्स तो समझते हैं, रिसर्च तो समझते हैं, तो हम लोग को समझना पड़ा। हम लोग को भी काफी प्रेशर गया, काफी लोग आए, दबाव आया काफी। हमने बोला हम अपने लिए लड़ाई तो लड़ रहे हैं, हम तो लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि अभी लॉ तो बना है, कुछ तो स्ट्रेंथ आया है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आज बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि जब तक कोर्ट की हियरिंग चल रही थी 16, 17, 18 में, तब तक तो बहुत स्ट्रिक्ट था, डर रहे थे। 18, 19 के बाद 2-3 साल कोर्ट की हियरिंग नहीं हुई, क्योंकि कोविड आ गया और प्रायोरिटी बदल गई। अभी 2-3 साल में थोड़ा और सरकार थोड़ा लीनियंट हो गई, 1-2 साल में। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल, अभी हमने कोर्ट की हियरिंग के लिए हमने वो डाटा अभी कंपाइल किया, तो पता चला कि जो है वो 2011 से 20 में जो है 28,159 लोगों क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्टर्ड हुए हैं। सिर्फ 2020 में 7,000 ट्रायल रजिस्टर्ड हो गई। और जो एथिक्स कमेटी का, अभी मैंने एपेक्स कमेटी का रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें देख रहा हूँ कि सब आप यस नो अप्रूवल कर रहे हो, एक भी रिजेक्शन नहीं कर रहे। तो आप कैसे कर रहे हैं भाई? आप अगर फिर अगर कोर्ट बोलेगी तो फिर आप स्ट्रिक्ट होंगे। तो हर बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रूल्स बनना, तो रूल्स बनने से कुछ तो मॉनिटरिंग आई है, जो जीरो पे चल रहा था धड़ल्ले से कुछ भी करेंगे, थोड़ा दबाव आया है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन अभी भी जो सेल्फ डिस्क्लोजर करना चाहिए, समझो कितने डेथ्स हुई हैं, आप डिस्क्लोजर करिए। बहुत सारे हमारे अभी पेंडिंग इश्यूज हैं, जो मान लीजिए डेथ्स कितनी हुई हैं, नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव कितने आपने किए, कितने को कंपनसेशन मिला, आपने कंपनसेशन दिया नहीं दिया, क्लिनिकल ट्रायल कितने रिजेक्ट हुई, उसकी डिटेल्स कहाँ है, कितने एडवर्स रिएक्शंस हुए हैं, कितने जो कंपनसेशन के डिटेल्स, कितने इंस्पेक्शन ड्रग कंट्रोलर ने किए, उसकी रिपोर्ट वेबसाइट पे डालिए। तो ट्रांसपेरेंसी अभी भी पूरी तरीके से नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, रूल्स बनने से, चूंकि ये था कि भाई हम लोग का काम ये है कि जहाँ लॉ नहीं है, कोर्ट का तो यही काम है, एंड बीइंग एक्टिविस्ट हमारा तो यही काम है कि जहाँ लॉ नहीं है पहले लॉ बनाओ, फिर इन्फोर्समेंट पर लगो,
फिर पब्लिक अवेयरनेस में लगो। तो वो चीज़ है, कुछ-कुछ चीज़ अभी भी बाकी हैं, जो राजस्थान के कंप्लेंट्स हैं, जो चूरू डिस्ट्रिक्ट वाला मामला है राजस्थान में, जो जयपुर में हुआ है, जो भोपाल गैस विक्टिम के मामले हैं, जो एचपीवी विक्टिम ट्रायल्स के जो पूरे मामले हैं, इंदौर में जो हुआ है, जो कंपनसेशन के मामले हैं, फिर एथिक्स कमेटी रजिस्टर्ड कितनी है, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने मेंबर्स कितने हैं, अभी भी उसकी लिस्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये सब चीज़ ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन कुछ कोर्ट में जाने के बाद मैं बोलूँगा कुछ कंट्रोल आया है, कुछ डर पैदा हुआ है। जी, वेरी गुड। अमूल्या जी, बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप, क्योंकि ऐसे विषयों के ऊपर पहली बात तो लोग ध्यान ही नहीं देते, और आप ध्यान देने के बाद में लोगों के लिए एक वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दिस इज समथिंग वी शुड रियली अप्रिशिएट। ये बताइए, ये जब आप इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियों के बारे में जब बात करते हैं, इतने बड़े-बड़े जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में जब बात करते हैं, और वास्तव में गवर्नमेंट के सामने कुछ नई चीज़ लाने की कोशिश करते हैं, थ्रेट्स आते हैं आपको? देखिए, थ्रेट्स तो अलग-अलग तरीके से आते हैं, हुँ, है ना? एक तरीके से कभी थ्रेट्स आता है कि आइए बात कर लें, हुँ, है ना? कभी आपको मोरल से ये देने की बात होती है, कभी जी, अरे जाने दीजिए इन लोगों को, कभी आप हुँ, इन्फॉर्मेशन देंगे तो डिले करने की बात होती है, और इसलिए हम लोग एक टीम बना के काम करते हैं। हमारे एडवोकेट है संजय पारिक, जो संजय जी, पारिक, और ये पूरा काम देखिए, ये कोई फंडिंग, कई बार आता है एलिगेशंस लगते हैं कि आप कोई फंडिंग लेके काम कर रहे हैं, तो हुँ, ये हुँ, पूरा काम नॉन फंडेड है। हाँ, हमने हाँ, इस पूरे स्ट्रगल के लिए, कैंपेन के लिए कोई फंड्स नहीं लिया है। This is entire episode is based on our voluntary commitment and with some individual support. कहीं फोटोकॉपी का सपोर्ट मिल गया, कहीं कुछ किया। हमारे एडवोकेट को बहुत हम लोग मिनिमम पैसा देते हैं, जी, वो कॉज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कई बार चीज होता है जहाँ पे जरूरत होती है, और ये सारा चीज तो अलग अलग तरीके से आते हैं। कोई ऑफर करते हैं कि अरे आप तो हुँ, कोई प्रोजेक्ट ले लो, आप कोई प्रोजेक्ट ले लीजिए। फार्मा कंपनीज भी कई बार अलग अलग तरीके से, कई डॉक्टर्स अलग तरीके से खबर भिजवाते हैं, या कभी अगर आप डिबेट में जाओ, डिस्कशन में जाओ, तो डॉक्टर आपको सोचते हैं, फिर वो भी डिबेट्स होता है। हुँ, इंदौर हुँ, में कंसल्टेशन में डॉक्टर ने बोला मैं बाद में बोलूंगा, मैंने बोला नहीं मैं बोलूंगा। तो वहां हम लोग बेबाकी से बात रखते हैं, दर्द का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हुँ, इसलिए ये तो आते रहते हैं, लेकिन हम लोग का ये है कि चूंकि मिशन हम लोग का क्लियर है, हम लोग ट्रांसपेरेंट है, हमने कुछ नहीं किया। कई बार खबर चलती है कि आपने पैसा लिया, तो भैया मैं तो हुँ, बोलता हूँ कि मैं तो अकाउंट सार्वजनिक कर दूं, आप देख लो हम कहाँ से ले रहे हैं पैसा और नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें हम प्रोजेक्ट लेके नहीं चला सकते। हुँ, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च करती हैं, पैसा लेती हैं, हम लोग नहीं लेते। हम लोग का ये काम है, इस तरीके के काम आप आज के डेट पे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस, लोकल कंट्रीब्यूशन, कई सारे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं जो हम लोग को सपोर्ट, सब इंडिविजुअल पैसा, इंडिविजुअल डोनेशंस, किसी ने फोटोकॉपी करा दी, किसी ने फाइलिंग में मदद कर दी, इस तरीके के सपोर्ट लेके पूरा, क्योंकि हम जिनके लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन जी, विक्टिम्स की, हम उनके प्रति कमिटेड, तो आते बहुत रहती है। बढ़िया। लेकिन होगा चूंकि एक जज्बा है कि अब ठीक है, अब एक बार निकले हैं ऐसे स्ट्रगल में, एक्टिविज्म का रास्ता तो चैलेंजिंग ऐसे भी है। जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 3-4 जो मेन इम्पोर्टेंट जो पोलराइजेशन वाली चीज़ें हैं, एक तरफ तो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। आई थिंक जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो एटलीस्ट जो जितने क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं एमबीबीएस एंड अबव, उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पेशेंट के प्रति तो उत्तरदायित्व है ही है आपका, साथ ही साथ में आईएमए के लिए भी आप कमिटेड हैं। एक तरफ आईएमए है, दूसरी तरफ डीसीजीआई है, जो कि बहुत बड़ी गवर्नमेंट की बॉडी है, और तीसरा एक तरफ ये फार्मा कंपनीज आती हैं। मॉरली देखा जाए तो तीनों का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, और तीनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनरल पब्लिक के लिए, उस पेशेंट के लिए जो आपके ऊपर विश्वास करके एक डॉक्टर के पास में जब पेशेंट जाता है, तो उसको पता नहीं होता कि वो चेकअप के लिए जा रहा है कि उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटेशन होने वाला है दवाई का। और ये जो जिस लैंग्वेज में और जिस तरीके से ये जो एग्रीमेंट साइन करते हैं, उनको लगता है कि ये सिंपल एग्रीमेंट है, उनको सारी चीज़ें डिस्क्लोजर भी नहीं होता उसके ऊपर ठीक तरीके से। दूसरा, अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इस तरीके के काम कर रहा है, तो क्या आईएमए उसको नोटिस वार्न कर सकता है, या अभी तक कभी किया या नहीं किया? मेरी जहाँ तक नॉलेज है, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ स्पेशली ट्रायल्स को लेकर के ऐसा कुछ हुआ हो। तीसरा ये है कि जो फार्मा कंपनीज जो इस तरीके से जो काम करती हैं, थोड़े से अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, जो इस तरीके से लोगों की जान के साथ खेलती हैं, तो इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर क्या बदलाव आया है आपके जितने भी आपने स्टेप्स लिए हैं? और जुडिशियल इंटरवेंशन में से जितना भी कुछ आपने अभी तक किया है, क्या ऐसे कुछ अचीवमेंट हैं जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, जुडिशियल इंटरवेंशन से 3 चीज हुई है। जी। एक तो लॉ बना, ड्रग क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, हम लोगों को, हमने कोर्ट ने बोला कि यू ड्राफ्ट एंड यू गिव योर इंटायर सजेशंस। तो एक मीटिंग करना पड़ा सरकार को, और सरकार को मीटिंग करके हम, हमारे एडवोकेट्स, हमारे बाकी एक्सपर्ट, अमिताभ हुआ और बाकी हम लोग है, और वी हैड गिवन डॉक्टर
चंद्रा गुलाटी जो वन ऑफ द मीम्स के एडिटर हैं और वन ऑफ द लीडिंग स्टार्टअप्स हैं, इन लोगों ने एक सपोर्ट किया और सबने हम लोगों ने मिलकर एक सजेशंस दिए, कोर्ट को दिए और DCGI को दिया, जिसके कारण से ये पूरा रूल्स ड्राफ्ट। तो ये तो मैं समझूंगा, और कोर्ट के कारण से ये जो मैंने 5-6 चीजें बताई, कंपनसेशन का, एथिक्स कमेटी के रजिस्ट्रेशन का, तो कई सारे लॉज बने हैं। ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही पायनियरिंग काम कोर्ट के कारण से हुआ है। कोर्ट में जजेज अच्छे थे, लोधा सा जस्टिस लोधा थे, उनका अंडरस्टैंडिंग था, तो उन्होंने ये सारा चीज किया है। दूसरी बात ये है कि जो कई सारे चीजें हैं जो अभी भी बाकी है कोर्ट में, जो हम कोर्ट से भी, क्योंकि 4 साल कोर्ट में भी हियरिंग नहीं, अभी हियरिंग शुरू हुई है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पेंडिंग इश्यूज है, जो कंपनसेशन का अब मामला है, वो मामला तो अब सॉल्व करना होगा। तीसरा मामला है कि जो डॉक्टर्स पे एक्शन की बात है, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स पे अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, डिपार्टमेंट इंक्वायरी में अपने प्रूफ कर दिए, तो वो आपका कैसे होगा। तो सवाल ये है कि जो IMA और DCGI की आप बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा ये कहना है कि देखिए IMA का तो एक बॉडी है जिसका काम है मेडिकल एथिक्स पे काम करना, अवेयरनेस करना और बाकी लोगों को जानकारी। तो मैंने तो IMA का कोई क्लिनिकल ट्रायल पे पर्चा नहीं देखा हूँ अभी तक, मेरी जानकारी में नहीं, हो सकता आया होगा। बट मैं ये भी बोलूंगा, कई सारे देयर आर गुड एथिकल डॉक्टर्स ऑल्सो। आज मध्य प्रदेश में प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई, निजीकरण की लड़ाई, सरकार के जो डॉक्टर्स है, मेडिकल डॉक्टर एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन, वो लड़ रहे हैं, वो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद वो बोल रहे हैं मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, वो बोल रहे हैं हमें तो ठीक है, हमारी नौकरी, हमारा जो भी DFA है, पैसा तो है, लेकिन हम जनता की लड़ाई कर रहे हैं कि अगर सरकार निजी हॉस्पिटल अगर जाएगी, सरकारी हॉस्पिटल निजी हाथों में, तो उसे जनता का नुकसान है। तो देखिए एक तरफ ये डॉक्टर्स भी हैं जो उदाहरण है हमारे लिए, लेकिन दूसरे तरफ कई ऐसे कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स हैं जो इस तरीके के काम किए हैं और वो अनएथिकल प्रैक्टिस किए हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन तो एथिक्स की बात करता है, तो मेडिकल कॉलेज, इसमें मेडिकल कमीशन जो है, नेशनल मेडिकल कमीशन स्टेट में, वो उनके लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। इसमें जो IMA सर्कुलर जारी कर सकता है, एटलीस्ट ये तो कर ही सकता है। और है तो ये चीजें जो नहीं हुई, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए, इन इंस्टीट्यूशंस के काम भी है, गाइडलाइंस डेवलप करें, अवेयर्स करें। मैं तो कई डॉक्टर्स की जाके ओरिएंटेशन कर चुका हूँ नासिक में और महाराष्ट्र में कई बार जाके, और वहाँ उनको बता चुका हूँ वी आर नॉट अगेंस्ट। और तीसरा है कि जो फार्मा कंपनी थी, फार्मा कंपनी से तो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग, तो फार्मा कंपनी का काम ही है प्रॉफिट कमाना, उनके लिए प्रॉफिट फर्स्ट है, उनके लिए तो जितना पैसा बच जाए। लेकिन मेरा एथिक्स कमेटी से या डॉक्टर से ये सवाल होता है कि आप जब अर्न कर रहे हो जिसके बदौलत, सी इन क्लिनिकल ट्रायल एक पूरा चेन है जिसमें सब कमाना है, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट के नहीं कमाना है, और बिना उसके क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एडवाइजरी निकाली है पेशेंट राइट्स चार्टर में, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल सब्जेक्ट के राइट पे अलग से मेंशन किया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एड्रेस किया। और चूंकि कितना ऑर्गेनाइज कर, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्लिनिकल ट्रायल में, सिर्फ गरीब नहीं है, अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे पेशेंट है हमारे पास, लॉयर के केसेस हैं, है ना, बिजनेसमैन के केसेस थे गुजरात में हमारे पास जिनके घर में डेथ हुई। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं जो ठगे महसूस कर, जिनको बैंक ऑफ इंडिया के 2 IIT इंजीनियर्स, जिनके फादर बैंक ऑफ इंडिया में गुजरात के रहने वाले थे, दोनों IIT के प्रोफेसर थे दिल्ली में IIT, उनके फादर पे ट्रायल हुआ। अब सोचिए उनको पता नहीं था। तो ये है DCGI पे, तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा कंट्रोल, जब चूंकि DCGI का रोल ही नहीं है अभी के लिए, आप सोचिए कि DCGI के लिए तो हास्यास्पद चीज है कि आपका रोल हटा दिया गया, तो इतनी इस लेवल का उन्होंने किया होगा तो ही तो हुआ होगा। तो मॉनिटरिंग की जरूरत है, लेकिन अभी भी DCGI पे ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जिम्मेदारी है क्योंकि उनके अंडर में है। आज वो बोल रहे हैं कि अब तो DCGI एम्पावर हो गया, कर सकता है, लेकिन हम लोग कोर्ट में पुश कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर ही होना चाहिए। DCGI पे हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो पूरा जो चेन है, वो चेन इतना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अगर वो ट्रांसपेरेंट होंगे तो ट्रस्ट होगा। तो मॉनिटरिंग की जरूरत है, अभी भी पूरा मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक हद तक थोड़ी अवेयरनेस आई है, और इसमें सतत समाज के अलग अलग जो तबके के लोग हैं, ये सबको भी अवेयर। हम तो बोलते हैं कि जो दवाई बाजार में न मिलती हो और डॉक्टर आपको दे रहा है, तो कृपया सचेत हो। अगर वो सैंपल है तो उसमें लिखा रहेगा फिजिशियल सैंपल, कभी डॉक्टर अपने पर्ची को दे देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो दवाई डॉक्टर कोई दे रहा है जिसमें कुछ नहीं लिखा है और वो डब्बे में दे रहा है, बोल रहा है ले लीजिए, और लेने के बाद कोई साइन आपसे करा रहा है, तो कृपया सचेत हो जाए कि क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है। तो आम जनता भी ये सोचे, जब हॉस्पिटल में जाए, चाहे कैंसर पेशेंट हो, उस समय व्यक्ति इतना रहता है कि उसको पता नहीं होता है, तो सचेत हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये चीज अभी भी बाकी है, लेकिन इसमें एक कांस्टेंट प्रोसेस है, लेकिन एक हद तक थोड़ा हुआ है। लेकिन और लॉ और उसमें कोर्ट की हियरिंग, इसलिए हमने कोर्ट को बोला कि आप हियरिंग कंटिन्यू करें, ये बंद ना करें। तो थोड़ा सा डर
कंपनी से आता है, और पब्लिक प्रेशर भी हम लोग बोल रहे हैं, पब्लिक थोड़ा और ज्यादा अवेयर होगी, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म सरकार को ज्यादा लानी पड़ेगी। आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, जिनको ट्रायल करवाना होगा खुद से चल के आएंगे। जिनको लगता है कि देश सेवा में मुझे ट्रायल करना है, फार्मा कंपनी के फायदे के लिए ट्रायल करना है, वो करें, और नहीं उनको ये पता होगा कि मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरा फुल बॉडी इंश्योरेंस होना चाहिए। तीसरी मामला बात है कि जो यूएस में जो कंपनसेशन मिलता है, अगर यूएस में किसी को 20 लाख मिल रहा है तो इंडिया में उसको 2 लाख मिल रहा है, तो ये भी हमारी लड़ाई है। व्हाई नॉट देयर इज इक्वलिटी। यूएस का सिटीजन अलग है और इंडिया का सिटीजन अलग तो नहीं है ना। इंडिया में वही कंपनी ने 70,000 दिया, वहां पे 3 लाख 30 लाख 35 लाख दिया, तो इक्वल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हैज टू गो। तो ये भी फार्मा कंपनी का डिसोसिएशन है कि यहाँ पे तो उनको डर होता है, इनको लग रहा था कि कुछ भी कर लेंगे, थोड़ा डर पैदा हुआ उनके बीच में। जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग उनके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेथ के बाद तो फार्मा कंपनी, और सरकार आराम से, मुझे तो लगता है सरकार या तो डीसीजीआई डरती है फार्मा कंपनी से, सरकार सीधा फार्मा कंपनी को बोल सकती है कि तुम कमा रहे हो, कंपनसेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम दो। तो आज 10% लोगों को क्यों दे रहे? 5,000 लोगों की डेथ हुई है तो सरकार तो एक लाइन में लिखती थी डीसीजीआई चिट्ठी, और सभी फार्मा कंपनी उनके पास तो लिस्ट है, उनको बोल सकती है कंपनसेशन दो, 10 दिन में कंपनसेशन मिल जाए। सरकार या तो किसी प्रेशर पे है डीसीजीआई, इसलिए नहीं देती है। तो ये पैसा किसके देना है? स्पॉन्सरर को देना है। तो स्पॉन्सर कौन है? फार्मा कंपनी है, और वो इतना मुनाफा कमा रहे हैं। उनका भी आप देखो एथिक्स, इतना मुनाफा कमा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टुकड़ा पैसा दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 5,000 ही तो देता है। They comes in crores, but they are not giving here. They सोच कि यहाँ हम पैसा बचा लें। वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था तो उन्होंने अपोज किया था कि कॉस्टली हो जाएगा हमारे लिए। आप सोचिए, वीडियो रिकॉर्डिंग आज के डेट पे कितना कॉस्टली है। आप सिंपल मोबाइल से कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, बट उन्होंने कॉस्टली हो जाएगा, महंगी हो जाएगी। आप डॉक्टर्स को दे रहे हो तो नहीं हो रही। अब दवाई पे देखिए, आप तो पेटेंट, आप तो फार्मा में रहे हैं, पेटेंट का मामला देखिए कितनी दवाई का। हमने ये बोला, या तो जो दवाई इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल हुई है वो दवाई इंडिया में सस्ती मिलनी चाहिए। क्यों इंडिया में टैक्स फ्री आप करो, इंडिया में सस्ती करो दवाई। फार्मा कंपनी इंडिया में वो टैक्स न ले, वहाँ दवाई सस्ती करो, उसका रेट रेगुलेट करे सरकार। जहाँ ज्यादा इंडियन सब्जेक्ट्स जो है, अगर इंडिया के ज्यादा सब्जेक्ट किसी क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व में, इंडिया में दवाई फ्री मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं आप। डीपीसीयू के बाद में कुछ चेंजेस तो आए हैं। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों का एक चलन हुआ करता था कि आप डॉक्टर्स को दवा लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें देते थे, आप फॉरेन ट्रिप देते थे, आप उनको वो कैश भी, इवन मेनी कंपनी यूज्ड टू गिव द कैश आल्सो टू द डॉक्टर, और बाकी जो डॉक्टर मांगते थे वो सारी चीज़ें आप देते, बिकॉज यू डॉक्टर हैज़ टू राइट दैट प्रिस्क्रिप्शन फॉर द पेशेंट, एंड कंपनी की सेल होती थी। लेकिन अभी लास्ट के कुछ सालों में इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने सख्ती की है, और अब कंपनियां थोड़ी वार्न हो गई हैं, थोड़ी सचेत हो गई हैं कि हमको ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, अदरवाइज हमारा लाइसेंस जो है वो खत्म हो सकता है। तो ये तो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो डीपीसीयू के बाद में प्राइस कंट्रोल हुआ, और इसीलिए आपने देखा होगा नाउ द मल्टीनेशनल्स इन इंडिया आर श्रिंकिंग, दे आर नॉट गेटिंग दैट बिजनेस, और जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां वाइंड अप करके भी जा चुकी हैं इंडिया से। लेकिन अब ये तो ठीक है, चले हो रहा है मामला अपनी जगह पर, लेकिन जो इंडियन कंपनीज हैं, जो इंडियन मल्टीनेशनल्स हैं, जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, फार्मा कंपनीज हैं, उनको भी साथ ही साथ में ये जितने भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बना रही है, और चीज़ें जो स्ट्रिंजेंट होना चाहिए जो होंगी, उसका बहुत सही तरीके से। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है अमूल्या जी, कि हर चीज़ का कुछ ना कोई तोड़ लोग निकाल लेते हैं, है ना। लोगों को लगता है कि ये नियम बनाए तो इसमें कुछ ना कुछ लूप जरूर होगा, और वो जरूर होता है, और कंपनियां उसको फाइंड आउट करके कुछ ना कुछ गलत तरीके से लोगों को ब्राइब देने की कोशिश करते हैं, लोगों को इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द इंडियन पॉपुलेशन, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये पॉसिबली मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे जो इस तरीके की जो आवाज़ जैसे आपका संगठन ये जो उठा रहा है, जिस तरीके के आप काम कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में हम लोगों का सिस्टम और प्रोसेस जो है थोड़ा सा सही होगा, हेल्दी होगा, और जो अनइथिकल प्रैक्टिसेस की जगह जो हम इथिकल जो रास्ता है उस तरफ हो सकता है कि बढ़ेंगे। तो एनी लास्ट मैसेज व्हिच यू वुड लाइक टू कन्वे प्लीज? या नहीं, जस्ट आपकी बातों से ही मैं जो जोड़ दूं, देखिए इसमें 2 बात है इम्पोर्टेंट जो आपने बोली। एक तो एक और काम जो हम लोगों ने किया था कि जो आपने फॉरेन ट्रिप्स की बात की, मध्य प्रदेश के 21 डॉक्टर फॉरेन ट्रिप्स पे गए थे जी, उनकी लाइसेंस कैंसिल कराई हमने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। 21 डॉक्टर्स की 3 महीने के लिए, वो सब जबलपुर और ग्वालियर और इंदौर हाईकोर्ट में गए बाद में, लेकिन फिर भी 3 महीने के लिए लाइसेंस कैंसिल हुआ। 6 मंथ का उनका पूरा मेडिकल काउंसिल, 4 साल लड़ाई चली। फॉरेन ट्रिप्स पे गए थे,
फॉरेन पैसे से गए थे। मेडिकल काउंसिल 2012 का रूल आपको याद होगा, 2012 का रूल, तो यू कांट टेक एनी मनी, उस पे भी काफी अवेयरनेस हुआ, काफी आह्वान हुआ। दूसरी बात ये है कि हम ये मैसेज करते हैं कि देखिए जो इंडियन ड्रग रिसर्च है, सरकार को उस पे पैसा डालना चाहिए। इंडियन ड्रग इंडस्ट्रीज जो है उसको डेवलप करना चाहिए, इंडियन वैक्सीन इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप करना चाहिए, उस पे पैसा लगाना चाहिए। और इंडियन कंपनीज जो है, चूंकि उसका फायदा ये हो, सरकार को टैक्स आएगा, इंडिया का बेनिफिट्स होगा और उन पे आप मॉनिटरिंग ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। आपको इंटरनेशनल रूल्स भी देखना पड़ता है ना, तो इंडियन ड्रग रिसर्च अगर डेवलप होगा, जो कि अपने आप में दुनिया में बहुत फेमस रहा है, इंडियन जेनरिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये जो पूरा है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल डिपेंडेंट एसोसिएशन ने तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगाया, फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लगाई है पूरे मार्केटिंग कोड के ऊपर, इस पे पूरे लेके। तो ये डेवलप होना चाहिए, ड्रग ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्पेसिफिक डिजीज पे ड्रग्स डेवलप हो, रिसर्च इंडियन स्पेसिफिक हो, ज्यादा से ज्यादा उसका हो, और वहां पे सरकार पैसा लगाना चाहिए, रिसर्च कैपेसिटी डेवलप करना चाहिए और उनको इंकरेज भी करना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते इंडियन दवाई है तो खराब होगा और बाहर की दवा कंपनी की दवाई है तो अच्छा होगा, क्योंकि मनी, तो जो माइंडसेट बनाया गया उस माइंडसेट को भी तोड़ने की जरूरत है। अच्छे डॉक्टर्स हैं, आज भी जेनरिक मेडिसिन लिखते हैं, या वो अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं। ये नहीं आप बोल सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडियन जेनरिक तो बेकार है, ये नहीं, देयर आर गुड। और सरकार ने इस पे ड्रग के पूरे, इसमें आप देखिए कि जो रेट कंट्रोल है, दवाई सबसे बड़ा मुनाफा का बिजनेस है, तो इसकी जो प्राइसिंग का मामला जो है, सबसे मेन मामला तो प्राइसिंग पे आता है, तो पेटेंटिंग और प्राइसिंग। तो पेटेंट को जब तक आप पेटेंट में चेंजेस नहीं करेंगे, आप प्रोडक्ट पेसेंस, लाइसेंस पेसेंस पे आप चेंजेस नहीं लाएंगे और आपके उसके प्राइस पे कंट्रोल नहीं रहेंगे, और लार्जर आप जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड के बीच में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे लोगों के बीच में, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है ये डेवलप करना चाहिए, और एक तरीके से ये जो पूरा मॉनिटरिंग है सेल्फ भी होना चाहिए कि हम एट द एंड वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन पेशेंट्स। तो वहाँ तो एथिक्स का मामला, वहाँ तो सेंसिटिव होना चाहिए। हम लोग को भी काम करके ये लगता है कि यार क्या मतलब इनमें एथिक्स नहीं, तो क्या करें। बट और कुछ लोगों के कारण से देखिए प्रोफेशन का यार, इट इज नॉट द एंटायर थिंग्स, देयर आर गुड पर्संस इन एवरीवेयर, बट देयर आर गुड कंपनीज आल्सो मे बी। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां बदमाश है, लेकिन देयर आर कुछ एथिक्स पे भी अपना काम कर रही हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो भी कर रही हैं। डॉक्टर्स भी हैं जो अच्छे हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग तो जानते हैं कई सारे डॉक्टर्स, वी नो मेनी ऑफ द गुड डॉक्टर्स, दोज हु आर राइटिंग इन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश अमाउंट है। बट कुछ लोग ये करते हैं, उनको जरूरत क्या थी, आप कितना, ऐसे ही आपकी कमाई इतनी होने वाली है। तो ये मुझे लगता है कि उनको भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए, जो रूल्स के हिसाब से, जो फॉलो गाइडलाइंस के हिसाब से अब करें रिसर्च। कई लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि वो नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी में उनकी गाइडलाइन आपके पिटीशन कारण से बन गई, वो हमने बोला हम उनके खिलाफ नहीं, आप हमें आरोप न लगाओ। बायोकॉन को बाकी लोगों ने आया था, इट्स अ ब्लैक डे ऑफ द इंडियन साइंस, आरोप लगाया था हमारे, हमने बोला इट्स नॉट अ ब्लैक डे, जिस क्लिनिकल ट्रायल पे हॉल्ट लगी थी और 3 पैरामीटर आए थे, मतलब दिस इज द विनिंग राइजिंग डे ऑफ इंडियन ड्रग इंडस्ट्रीज, कि कम से कम मॉनिटरिंग करवाई। जी, बहुत बढ़िया। तो कुछ ही मछलियाँ जो हैं वो पूरे तालाब को गंदा करती हैं। हम कभी भी नहीं बोलते कि सारे डॉक्टर खराब हैं, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि सारी की सारी फार्मा कंपनीज खराब हैं, देयर आर गुड कंपनीज ऑल्सो। और पॉसिबली गवर्नमेंट को एक पहल ये करनी पड़ेगी कि जो लोग एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए कुछ रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन या इंसेंटिव और इंसेंटिवाइजेशन करें। और ऐसी जो कंपनियां हैं जो बार बार नोटिस देने के बावजूद भी बाज नहीं आती, उनको तो पक्का रेप्रिमेंड उनका होना ही चाहिए, उनको सजा उसकी मिलनी ही चाहिए, ताकि हमारा देश जो कि एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल का एक्सपोर्ट, वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स टू द वर्ल्ड। तो हम लोग इस तरीके से काम कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्य जी, जो आपने इतनी बढ़िया बढ़िया पॉइंट शेयर किए, और जो एक्सपोज आपने किया जो चीज़ों को लेकर के, जो ट्रूथ एक्सपोज किया, मेरे ख्याल से वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, फ़ायदे की चीज़ होगी। बिफोर वी वाइंड अप, अगर आप कुछ फाइनल मैसेज अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। या बस आई फील दैट द पब्लिक, जो लोग जो भी हैं, उनको अवेयर होना चाहिए इस पूरे चीजों पे, और अपना ओन पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहिए, थॉट प्रोसेस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो मेडिकल प्रोफेशंस है उनको सारा सेंसिटाइज, और मेडिकल सिर्फ प्रोफेशंस के रूप में नहीं, उसको एथिक्स के साथ डील करना चाहिए। इफ यू डील विदाउट एथिक्स, और अकाउंटेबल और ट्रांसफर होना चाहिए, अकाउंटेबल टू द सोसाइटी तो होना चाहिए, तो तभी ये पूरा चीज को रहेगा। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें लगता है कि उनको इंकरेज करना चाहिए, जो लोग कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है उसको हमें साइंटिफिक तरीके से
और लीगलाइज तरीके से जो प्रोटोकॉल को फॉलो करके करना चाहिए, और तभी होगा। और ये मामला तो हम लोगों ने कुछ उठा दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है आज, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, आप जैसे कई और ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, मुझे लगता है करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। मुझे नहीं लगता है कि किसी एक्सपर्टीज की जरूरत होती किसी इशू को उठाने के लिए। हमें भी 6 महीना लगा इस पूरे क्लिनिकल ट्रायल को समझने में। ऐसा नहीं है कि हमने भी कई सारे रीडिंग्स की, बट हमें समझ में आया कि ऐसा है। तो मुझे लगता है कि सबको एक प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मामला, और हर स्टेट में मैं तो बोलता हूँ कि अगर ऐसे जो प्रैक्टिसेस पे अगर हर आदमी अवेयर हो और वो रिपोर्ट निकाले कि मेरे स्टेट में कितने ट्रायल चल रही है, कौन सा हॉस्पिटल में हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मुझे लग रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण काम होगा, जो हमारे अकेले का काम नहीं, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्ट होना चाहिए और इशू पे जानकारी देनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, आप फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड को जानते नहीं हैं, इसके बावजूद भी आपने पूरी नॉलेज ली और उसके बाद ये पहल आपने करी, ये बहुत ज़्यादा प्रशंसा की बात है। और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग इस बारे में जागरूक होंगे और इस तरीके के जो मिशन है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को सही तरीके से सही चीज़ मिले, लोगों को सही स्वास्थ्य लाभ पहुंचे और भारत एक अच्छा, जिस तरीके से एथिकल प्रैक्टिस, अनएथिकल से एथिकल की तरफ हम सब लोग मुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को ज्वाइन करने के लिए। और मैं दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि आप सब इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि ये जानकारी बेसिकली पब्लिक डोमेन में बहुत कम आती है और इस तरीके के विषय पर तो मैंने शायद ही कोई इस तरीके का कोई पॉडकास्ट या इस तरीके की कोई शेयरिंग देखी हो। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फैलाएं, लोगों के साथ शेयर करें, इस बारे में चर्चा करें और जहाँ तक ये जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं उन तक ये बात पहुँचे और वो सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हों भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल्या जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। चलिए।